हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियाई चैप्टर की बात करेंगे। न्यूक्लियाई चैप्टर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको, न्यूक्लियाई में और न्यूक्लियस एनर्जी में। ठीक है, तो आज वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की, जिसमें हमारा पेयर प्रोडक्शन आएगा, 1U की वैल्यू आएगी, मास डिफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब हम लोगों का लगभग में PYQ खत्म होने वाला है, 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो बहुत ही जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के हिसाब से आइसोटोप का क्या मतलब है। तो भैया तुम्हें पता है 3 होते हैं हमारे पास। ठीक है, आइसोटोप्स देखो जितने भी हमारे पास हैं तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आइसोटोप्स, फिर होता है आइसोबार्स, और फिर ये होता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोप की बात करें तो यहां पे प्रोटॉन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सेम होगी। प्रोटॉन का मतलब किससे होता है, एटॉमिक नंबर से होता है। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर। तो यहां पर वो सब्सटेंस जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर हमारा क्या हो, डिफरेंट होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोबार, देखो आइसोटोप में P आया था तो याद किससे रखोगे, P फॉर प्रोटॉन से। फिर आइसोबार है ना, आइसोबार में क्या आ रहा है, भार आ रहा है ना, तो भार का मतलब क्या हुआ, मास से हुआ। तो वो सब्सटेंस जिसका मास नंबर तो हमारा सेम हो। ठीक है, वो सब्सटेंस जहां पर मास नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। बात आई आइसोटोन्स की तो वो सब्सटेंस जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब जो क्वेश्चन था वो देखो क्या है, आइसोटोप, तो हम यहां पे बता देंगे वो सब्सटेंस जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर हमारा क्या हो, डिफरेंट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स कहलाते हैं। फिर आया डिफाइन 1U। तो 1U बेटा क्या होता है, 1U होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 6C12 एटम। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 इंटू 12/n एवोगैड्रो नंबर से। तो यहां से जब करेंगे तब ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर है इतना, समझ में आया। फिर उसके बाद देखो पेयर प्रोडक्शन। तो देखो यहां पे दो हैं, वो डेफिनेशन है तुम्हारे पास, एक है प्रोडक्शन की और एक है एनिहिलेशन की। एक होता है पेयर प्रोडक्शन होता है बच्चे, और एक हमारा क्या होता है, एनिहिलेशन होता है। ठीक है प्रोडक्शन में क्या होता है, इससे जो चैप्टर है वो क्या है हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो हमें आइंस्टाइन ने जो बताया था वो बताया था डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा mc²। मतलब इन्होंने कहा था या तो मास होगा या एनर्जी होगी, है ना। डेल्टा E फॉर क्या हुआ, एनर्जी, और डेल्टा M फॉर क्या हुआ, मास डिफेक्ट। इसका मतलब जितना भी मास हमारा चेंज हो रहा है वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा M इंटू C² हो गया। अब यहां पे तुम ध्यान दो कि जो डेल्टा E है ना, तो कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस होगी, अच्छा प्रोडक्शन का नाम है तो प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि मास होगा ही होगा। तो मास होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। तो यहां पे होता है कि जब एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाए, मास में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कहलाता है प्रोडक्शन। और जब हमारा मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एनिहिलेशन कहलाता है। डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा। अब आते हैं अगले पे, कह रहा मास डिफेक्ट क्या होता है। तो जब भी कभी रिएक्शन होती है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे A+B गिव C+D, तो मास ऑफ A+B, अगर हम इसका निकालें मास Ma+Mb और इधर वाले का निकालें Mc+Md, तो जो RHS का मास है और जो LHS का मास है वो कभी सेम नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस होता ही होता है। तो रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास का जो डिफरेंस होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस या डिफरेंस मास ऑफ प्रोडक्ट, यही हमारा क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है।
फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी विच अ गामा रे फोटोन, जो गामा रे फोटोन से एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है, इन्होंने ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इतना ध्यान देना कि गामा रे कभी भी जब निकलते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, टोटल जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है, वो निकलती है 1.02 इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, इतना याद रखना 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब भी निकलेगी तो उसका आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो आधा आधा बटा तो बेटा ये कितना हो गया 0.51 ये हो गया और 0.51 इधर बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट इसका होता है, मिनिमम एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती। अगला देखो, कह रहा कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, इन दोनों का मास निकालना है, वो मतलब दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, तो क्या करो LHS का मास निकाल लो, मास ऑफ LHS। मास ऑफ LHS निकालोगे तो बेटा आएगा 2 इंटू मास ऑफ किसका, m ऑफ 1H2। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना इसमें, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर अलाउड है तुम्हारे में, तो वहां से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसमें से ये क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो भी डेल्टा m आएगा वो हमारा किस में होगा, u में होगा ना, और जब भी डेल्टा E निकालना है तो आ जाएगा डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, यही कॉन्सेप्ट होता है। और देखो 2024 में आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ ये। इसमें क्या करना है, बस हमें डेल्टा m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो भी सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी और वहां से ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, होता क्या है, कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को बताता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो बताता है वो किसी भी एटम की या न्यूक्लियस की, क्या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है। तो इन्होंने यही बताया है कि व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कि कितनी एनर्जी से उसने अपने न्यूक्लियस को क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जाता है स्टेबिलिटी के बारे में कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी भी जो होगी वो क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन समझ में आ ही गया है कि वो एवरेज एनर्जी जितनी एनर्जी से उसने अपने न्यूक्लियस को क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी, वही है देखो, गामा रे फोटोन है, शुड हैव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इतना। तो जब भी पेयर बनाना है तो हमें याद रखना है बेटा कि 0.51 अकेले के पास होती है, अगर टोटल पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू याद रखनी है आप सबको। टोटल होती है इतनी, और अगर पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन में इंडिविजुअल पूछेगा तो ये याद कर लो कि पॉजिट्रॉन पे होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन पे भी कितनी जाएगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक, कैलकुलेट करना था तो कैलकुलेट के लिए क्या करोगे, डेल्टा m निकालोगे, और डेल्टा m तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो कैलकुलेट की बात हो रही है ना, तो कैलकुलेट है तो यहाँ पे तुम ऐसे करो, डेल्टा m जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, क्योंकि याद तो तुम्हें कुछ है नहीं। और उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, भाई इलेक्ट्रॉन का तो मास पता ही होता है, c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान दो कि डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा MC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम डेल्टा m और c स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, एक एक चीज समझ में आ रही ना। चलो अब अगला करते हैं। यहां से जो एनर्जी आएगी वो ध्यान रखना जूल में आएगी, और जूल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो जितनी भी एनर्जी आए उसको किससे डिवाइड करोगे, उसको करोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो वो ईवी में आ जाएगी। और अगर हम उसको मेगा करना है तो जितना भी आया है उसमें अपॉन 10 की पावर 6 लगा दोगे। ये बेसिक चीजें हैं, इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को।
फिर देखो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू दे रखी है, न्यूट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 8O16, इसकी वैल्यू हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल हम लोग देखो 8 होते हैं प्रोटॉन जब हम 8O16 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ प्रोटॉन कितने, 8 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 16 - 8, दैट मीन्स वो भी कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो प्रोटॉन भी 8 आ गए और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे कोई वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा एम आ जाएगा और डेल्टा एम जब आ गया तो यहाँ से डेल्टा ई निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम वैल्यू बता देते हैं ताकि तुम लोग के आंसर भी मैच हो जाए। देखो जब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन है मेरे पास, तो हम उसको बता देते हैं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो जब देखो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर करना क्या है, प्लस करना है। तो देखो 8 तो कॉमन ही हो गया, इसको छोड़ दो, 8 तो कॉमन ही हो गया ना। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.01649, ठीक है। और जब 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आ जाएगा 16.131942। ये हमारे पास आया किसका, LHS का मास आ गया। और RHS का हमें दिया हुआ था कितना, 15.994915। ये हम माइनस करेंगे, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.13705, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, डेल्टा एम आ गया। अब डेल्टा एम जब आ गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तुम्हारा आ गया डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 127.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अगला करते हैं, व्हाट इज मीन बाय पेयर एनिहिलेशन। तो पेयर एनिहिलेशन का भी अभी हमने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि जब हमारे मास क्या हो, मास हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एनिहिलेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल एंड एन इक्वेशन एक्सप्लेन द टर्म प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी देखो पहले ही बता चुके हैं, जब हमारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। फिर देखो क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का जो मास दे रखा है वो इतना दे रखा है और इसका इतना दे रखा है, हीलियम का इतना दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करना है, बस हमको मास ही तो ऐड करने। तो इन दोनों के मास को एक साथ लिख लो, फिर इसका मास लिख लेना, ठीक है। इन दोनों को सम करना, तो 234 प्लस ये, ठीक है, इतना आ जाएगा। और फिर तुम्हारा आ जाएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम हो जाएगा मास ऑफ RHS डिफरेंस मास ऑफ LHS। तो जब इतना लिख लोगे तो वो तुम्हारा आएगा और फिर उसके बाद क्या करोगे, डेल्टा ई निकाल लोगे। डेल्टा ई हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 10वां क्वेश्चन समझ में आ गया। 10वें बाद 11वां देखो, 11वां भी वैसा ही क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास इफेक्ट ऑफ इतना 10 Ne का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो तुम्हें पता है भैया 10 Ne में प्रोटॉन कितने हैं, 10, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 20 - 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। तो हमें क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 10 से। तो देखो यहाँ पे जब तुम ऐड करोगे तो ये हो गया 5 - 5 10, 5 - 5 10 हो गया, 1 6 2 8 1 9 आ गया, 8 8 कितना था, 8 और 6 14 था, 1 8 8 16 1 1 0 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 20.16490 और उसी के नीचे तुम्हें 19.99
992397 2397 लिखा हुआ था 2397। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल आएगा, डेल्टा एम आ जाएगा। और डेल्टा ई निकालना है तो डेल्टा एम इंटू 931.5। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। बेटा ये सारे चैप्टर समझ लो बोनस रहते हैं, इसमें से बहुत टफ क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता और तुमसे तुरंत रिवीजन हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कराने में मुझे कितना 15 मिनट तो लगे होंगे, ज़्यादा नहीं लगा। कैलकुलेशन मानते हैं कि मैंने नहीं की बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा ना समझना समझाया नहीं, समझाया पूरा गया है। 11 क्वेश्चन मुश्किल से 11-12 मिनट में हो जाएंगे तुम्हारे। फिर क्या है, नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो भैया न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, याद कर लेना। सन के पास कौन सा होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरा इस जो चैप्टर था उसमें मेन क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आए हैं रिसेंट टाइम में 20 साल में, वो सारे खत्म हो गए। तो तुम्हें क्वेश्चन करने के बाद अंदाजा लगा होगा कि ये चैप्टर कितना आराम से हो सकता है जो अभी तक रोके हुए थे तुम लोग, ठीक है। आगे जो चैप्टर बचे हैं न्यूक्लियस का और एक चैप्टर है न्यूक्लियाई का, और उसके बाद तुम्हारा सेमीकंडक्टर, तो वो भी देखो कितने प्यार से खत्म हो जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग। और तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।